हेलो दोस्तों। आज मैं आपसे बातचीत करना चाहता हूँ। हरियाणा जो जेबीटी होती है, डीएलएड होती है, उसके फर्स्ट ईयर में टोटल 9 पेपर होते हैं। 9 पेपर्स में से मैं आपको सेकंड पेपर का अध्ययन कराऊंगा। उसमें किस प्रकार के प्रश्न आते हैं और आपको उनका कैसे आंसर राइटिंग करना है। तो आपको ये पीछे दिखाई दे रहा होगा सेकंड पेपर का एक प्रकार से वो विभाजन दिखा रखा है। डीएलएड फर्स्ट ईयर हरियाणा कोर्स एजुकेशन सोसाइटी कैरिकुलम एंड लर्नर, यानी कि शिक्षा समाज पाठ्यक्रम और अधिगमकर्ता, इस का नाम है इस पेपर का। और ये 3 घंटे का होगा। कितने घंटे का होगा? ये टोटल होगा साथियों 3 आवर का होगा, 3 घंटे का होगा और टोटल 70 मार्क्स का होगा, 70 अंक का होगा। तो अब आते हैं इसके क्वेश्चंस कैसे आएंगे। आप क्वेश्चंस आएंगे, आप देखेंगे, यहाँ देखते हैं वेरी शॉर्ट आंसर, अति लघुत्रात्मक, यानी कि 3 से 4 लाइन के जो आंसर होते हैं वो 7 क्वेश्चन आएंगे। टोटल क्वेश्चन क्या आएंगे? ये क्वेश्चन संख्या है, 7 क्वेश्चन आएंगे और एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, तो मार्क्स हो जाएंगे आपके 14। यानी वेरी शॉर्ट आंसर जो है वो 2 से 3 लाइन में जिनका आंसर दिया जाता है वो 14 मार्क्स के आएंगे और 7 क्वेश्चन होंगे और एक क्वेश्चन 2 अंक का होगा। इसी प्रकार से शॉर्ट आंसर जिसे हम हिंदी में कहते हैं लघुत्रात्मक, ठीक है ना। शॉर्ट आंसर लघुत्रात्मक यानी कि ये करीब 5 से 7-8 लाइन तक होते हैं, यानी 5 से 10 लाइन तक के होते हैं, जिसको 5 से 10 लाइन के ये टोटल क्वेश्चन होंगे साथियों 8 और एक क्वेश्चन का अंक होगा 5। इस प्रकार टोटल ये 40 अंक के आएंगे। और साथियों फिर आता है लार्ज आंसर, यानी बड़ा आंसर, निबंधात्मक प्रश्न बोलते हैं। ऐसे टाइप के, अपन ऐसे टाइप के होते हैं निबंधात्मक प्रश्न, जो करीब आपको 3 से 4 पृष्ठ में लिखने होंगे। 3 से 4 पृष्ठ में लिखने होंगे, वो 2 क्वेश्चन आएंगे और एक क्वेश्चन का अंक होगा 8। इस प्रकार टोटल मार्क्स बनेंगे 16 नंबर। तो ये आपको ध्यान रखना है साथियों कि आपके वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन आएंगे 7 और शॉर्ट टाइप में लघुत्रात्मक क्वेश्चन आएंगे आपके 8 और निबंधात्मक प्रश्न होंगे आपके 2। इस प्रकार से आपको देखना 7 और 8 15 ये क्वेश्चंस आएंगे। टोटल आपके क्वेश्चन संख्या ये करनी हो। अब देखिए साथियों, बढ़ते हैं आज का अपना टॉपिक पर। अपने टॉपिक पे चलते हैं साथियों। मैंने कहा मैं पेपर नंबर 2 का आज आपको अध्ययन कराऊंगा, जिसका नाम है शिक्षा समाज पाठ्यक्रम और अधिगमकर्ता। उसकी पहली यूनिट है शिक्षा की दार्शनिक समझ, जिसमें चैप्टर लेके आए मानव समाज में शिक्षा की प्रकृति तथा आवश्यकता की खोज करना तथा छानबीन करना। ये यूनिट का नाम है साथियों, पहली यूनिट का, और ये उस यूनिट का पहला चैप्टर का नाम है। इसमें हम पहला ऐसे टाइप का आज क्वेश्चन लेके आए हैं। ऐसे टाइप का आपका क्वेश्चन है, इसको कैसे आपको लिखना है वो मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा। शिक्षा से आपका क्या अभिप्राय है, यानी ये पूछा गया आप शिक्षा से आप क्या समझते हैं, यानी शिक्षा का मीनिंग पूछा गया, अर्थ। भारतीय तथा पाश्चात्य विचारकों ने इसे किस प्रकार परिभाषित किया है, यानी इसमें 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। शिक्षा का अर्थ, यहां अभिप्राय का मतलब है बेटा मीनिंग, अर्थ, और एक पूछा गया भारतीय और पाश्चात्य विचारकों ने इसे किस रूप से परिभाषित किया है, यानी शिक्षा की भारतीय विचारकों ने क्या परिभाषा दी है और शिक्षा की परिभाषा पाश्चात्य विचारकों ने क्या दी है। इसी से संबंधित क्वेश्चन दूसरा है शिक्षा का अर्थ ऊपर पूछ चुके हैं। प्रकृति का वर्णन कीजिए। प्रकृति में होता है उसकी विशेषताओं को बताना होता है। प्रकृति जब भी पूछी जाती है तो उसकी विशेषताओं को बताया जाता है, विशेषताओं को।
विशेषताओं को बताया जाता है कि उसकी प्रकृति में। अब देखिए शिक्षा क्या है, क्या से मतलब फिर अर्थ आ गया, यानी एक ही प्रश्न है, आपको आंसर एक ही देना है। क्वेश्चन अलग अलग रूप में लिखा हो गया है, आंसर हमेशा इनमें से आपको एक ही देना है। शिक्षा का अर्थ, शिक्षा की विशेषताएं और प्रकृति की बात पहले हो चुकी है। शिक्षा शब्द की व्युत्पत्ति, यानी शिक्षा शब्द किस शब्द से उत्पन्न हुआ है, उसकी उत्पत्ति कैसे हुई है, तथा उद्भव के बारे में विवेचना कीजिए। जब हम इसका अर्थ निकालेंगे वहीं पर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, जब अर्थ निकालेंगे। तो ये जब आपको क्वेश्चन आएंगे, इनमें से चाहे कोई भी क्वेश्चन आए, तो आपको सबसे पहले क्या बताना है वो मैं एक साइड में आपको बताता हूं। आपको सबसे पहले अगर इनमें से इस प्रकार क्वेश्चन आ रहा है तो शिक्षा का अर्थ बताना है बेटा, परिभाषाएं बतानी है, परिभाषाएं महत्वपूर्ण विद्वानों परिभाषाएं बतानी है, और फिर आपको शिक्षा की विशेषताएं बतानी है, शिक्षा की विशेषताएं बतानी है। आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा, ऐसे टाइप का आंसर। अब मैं आपके लिए चलता हूं बेटा, सबसे पहले लेते हैं कि इसमें हम चलेंगे, तो सबसे पहले चलेंगे बेटा हम इसके अनुसार शिक्षा का अभिप्राय, यानी शिक्षा का अर्थ। शिक्षा का अर्थ, इसे आप शिक्षा का अभिप्राय लिख सकते हो, अर्थ लिख सकते हो, एक ही बात है, शिक्षा का अर्थ। अब देखिए शिक्षा का अर्थ हमें देखना है बेटा, तो हमें क्या समझना है कि शिक्षा है क्या। तो सबसे पहले तो हमने सीखेंगे शिक्षा को हम पढ़ क्यों रहे हैं। तो अगर आप ये देखते हो बेटा कि शिक्षा में कि सबसे ज्यादा जरूर मनुष्य है और बहुत से जानवर हैं। अगर जानवरों से मनुष्य को अगर कोई डिफरेंट बना रही है तो शिक्षा बना रही है, क्योंकि शिक्षा मनुष्य के विवेक बुद्धि में ज्ञान में वृद्धि करती है और उसे सोशल बनाती है, उसे सामाजिक बनाती है, उसका सांस्कृतिक और सामाजिक विकास करती है। एजुकेशन नहीं मिलती है या एजुकेशन की व्यवस्था नहीं होती है, इसी कारण से पशु रह जाते हैं। उनका फिजिकली शारीरिक विकास तो हो जाता है पशु पक्षियों का, लेकिन उनका सोशल एंड कल्चरल डेवलपमेंट नहीं होता है, सामाजिक और सांस्कृतिक विकास नहीं हो पाता है। तो यहां मैं लिख के जाता हूं कि पशु में ये कि सामाजिक विकास, देखिए बेटा शिक्षा के द्वारा क्या होता है, शिक्षा के द्वारा विकास होता है, शिक्षा के द्वारा विकास होता है, शिक्षा के द्वारा क्या होता है, विकास होता है। अब विकास भी साथियों दो प्रकार का होता है, एक होता है शारीरिक विकास, शारीरिक विकास, और एक ले लेते हैं साथियों अगर हम देखें कि जिसे हम सामाजिक व सांस्कृतिक विकास। तो देखो सामान्यतः अगर हम देखें बेटा कि शारीरिक विकास के लिए हमें भोजन की एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, इसकी भोजन की आवश्यकता पड़ती है, भोजन की आवश्यकता होती है, और भोजन की पूर्ति के द्वारा हमारा फिजिकल विकास हो जाता है, शारीरिक विकास हो जाता है। लेकिन सामाजिक व सांस्कृतिक विकास करना है तो सामाजिक और सांस्कृतिक विकास के लिए हमें एजुकेशन की जरूरत पड़ेगी, शिक्षा की जरूरत पड़ेगी, शिक्षा की जरूरत पड़ेगी। यही तो कारण है जो शारीरिक विकास, भोजन, पशु पक्षियों को भोजन मिलता है तो उनका शारीरिक विकास तो हो जाता है, लेकिन उनके लिए शिक्षा की व्यवस्था नहीं होती है, इस वजह से उनका सामाजिक और सांस्कृतिक विकास नहीं हो सकता या नहीं हो पाता है। तो सामाजिक और सांस्कृतिक विकास के लिए तो शिक्षा बेहद जरूरी है। अब वापस आते हैं, ये तो था शिक्षा का महत्व और विकास से इसको अपने जोड़ा। अब वापस इस टॉपिक आते हैं, शिक्षा का अर्थ क्या है। शिक्षा का अर्थ, अर्थ में अगर हम लेते हैं बेटा शिक्षा का अर्थ, इसमें कई धारणाएं हैं कि अगर शिक्षा शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई,
शिक्षा शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? तो शिक्षा शब्द की उत्पत्ति, शिक्षा जो है बेटा, शिक्षा अंग्रेजी भाषा के एजुकेशन शब्द का हिंदी रूपांतरण है। हिंदी रूपांतरण है, यानी ट्रांसलेशन है किस शब्द का? एजुकेशन शब्द का। एजुकेशन शब्द का हिंदी ट्रांसलेशन है शिक्षा शब्द। अब ये एजुकेशन शब्द किस भाषा से बना है? इसमें कई धारणाएं हैं। एक धारणा के अनुसार क्या माना गया है कि ये एजुकेशन शब्द लैटिन भाषा, कौन सी भाषा बेटा? लैटिन भाषा के दो शब्दों से बना है। दो शब्दों ई तथा ड्यूको से बना है। ई तथा ड्यूको से बना है। देखिए, एक हमारे पास दृष्टिकोण आता है, वो कहता है एजुकेशन शब्द लैटिन भाषा के, किस भाषा के? लैटिन भाषा के दो शब्द हैं, एक तो ई है और एक ड्यूको है। अब ई का अर्थ उन्होंने क्या बताया बेटा? देखें, ई का अर्थ बताया है उन्होंने, ई का अर्थ लैटिन भाषा में होता है अंदर, अंदर से। और ड्यूको का अर्थ होता है बेटा बाहर करना या विकास करना, बाहर करना या विकास करना। ई का अर्थ होता अंदर से, ड्यूको का अर्थ होता बाहर करना या विकास करना। इस आधार पर अगर हम देखते हैं तो एजुकेशन शब्द का अर्थ क्या हो गया है? शिक्षा का अर्थ होता है, इसके अनुसार शिक्षा का अर्थ क्या हो गया बेटा? बालक की अंतर्निहित योग्यताओं, बालक की अंतर्निहित योग्यताओं को बाहर निकालना या उनका विकास करना, या उनका विकास करना। तो इससे क्या हुआ? बालक की अंतर्निहित योग्यताओं का विकास करना, कर जाओ जी, बालक की अंतर्निहित योग्यताओं का विकास करना, यानी बालक के अंदर कुछ पोटेंशियल छिपी हुई होती है, उस पोटेंशियल का क्या करना है? हमें निकालनी है और उसका विकास करना है। अब दूसरी धारणा और है बेटा, ये प्रश्न ध्यान रखना है कि ये एजुकेशन शब्द किस भाषा से बना है? लैटिन भाषा के ई तथा ड्यूको से। दूसरी धारणा के अनुसार अपन आते हैं। दूसरी धारणा क्या कहती है बेटा? दूसरी धारणा कहती है कि एजुकेशन शब्द लैटिन भाषा के एजुसियर से बना है। किससे बना है बेटा? एजुसियर्स। लैटिन भाषा के एजुसियर से बना है।
और एजुसियर का अर्थ होता है, इसका अर्थ होता है प्रेरणा देना। प्रेरणा, इसका अर्थ क्या होता है बेटा? प्रेरणा। एजुसियर का अर्थ होता है प्रेरणा। एक धारणा ये। तीसरी धारणा है बेटा, तीसरी धारणा है जिसे हम कहेंगे, उसका मानना है एजुकेशन शब्द लैटिन भाषा के एजुकेयर शब्द से बना है, शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है, इसका अर्थ क्या होता है बेटा? जिसका अर्थ होता है लालन पालन करना, जिसका अर्थ होता है लालन पालन, लालन पालन। देखिए एक धारणा आ गई है, एजुकेशन शब्द लैटिन भाषा के एजुसियर से बना है, इसे पढ़ेंगे एजुसियर। बस इसमें के आर में और सी में इसमें ए के अंतर आएगा, इसमें ए आता है, इसमें बेटा ई आता है। एजुसियर, एजुकेयर। एजुसियर का अर्थ होता है प्रेरणा और एजुकेयर का अर्थ होता है लालन पालन। इसी प्रकार से एक चौथी धारणा है जिसका मानना है कि यह एजुकेटम शब्द से बना है। एजुकेशन शब्द लैटिन भाषा के एजुकेटम शब्द से बना है, एजुकेटम शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है, और वो अर्थ क्या होता है बेटा एजुकेटम से? इसका अर्थ होता है, अगर आप देखेंगे एजुकेटम से, शिक्षण या प्रशिक्षण। शिक्षण या प्रशिक्षण। इस प्रकार से हमने देखी साथियों एजुकेशन शब्द की उत्पत्ति देखने का प्रयास किया कि एजुकेशन शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई। तो एजुकेशन शब्द की उत्पत्ति में साथियों ध्यान रखना, इसका कोई भी एक धारणा नहीं है। हमने करीब 4 धारणाओं को पढ़ा, तो उसमें मैंने आपको बताया बेटा, देखिए पहली धारणा के अनुसार मैंने बताया शिक्षा अंग्रेजी भाषा के एजुकेशन शब्द का हिंदी रूपांतरण है, और एजुकेशन शब्द लैटिन भाषा के ई तथा ड्यूको से बना है। ई का अर्थ होता है अंदर से, ड्यूको का अर्थ होता है बाहर करना, विकास करना। इस प्रकार शिक्षा का अर्थ बालक की अंतर्निहित योग्यताओं को बाहर निकालना या उनका विकास करना। दूसरा हम देख एजुकेशन शब्द लैटिन भाषा के ही एजुसियर से बना है, जिसका अर्थ होता है प्रेरणा। तीसरी धारणा थी एजुकेशन शब्द का लैटिन भाषा के एजुसियर शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है लालन पालन करना। और चौथी धारणा थी एजुकेशन शब्द लैटिन भाषा के एजुकेटम शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है शिक्षण या प्रशिक्षण करना। तो हम ये कह सकते हैं, अब अपनी ओर से इसका अर्थ बनाएं, शिक्षा बालक की अंतर्निहित योग्यताओं को विकसित करना होता है,
करना होता है। इन योग्यताओं का विकास चित्त लालन पालन प्रेरणा चित्त लालन पालन प्रेरणा व शिक्षण प्रशिक्षण द्वारा किया जाता है। ये बेटा हमारी शिक्षा की डेफिनेशन होगी। हमने जो 4 धारणाएं पढ़ी थी उन चारों धारणाओं को यहां समझ लिया। बालक की अंतर्निहित योग्यताओं को विकसित करना, ये पहली होगी। फिर इन योग्यताओं का विकास उचित लालन पालन प्रेरणा व शिक्षण प्रशिक्षण द्वारा किया जाता है। उसे हम क्या कहेंगे बेटा? हम कहेंगे एजुकेशन कहेंगे। अब आते हैं बेटा, ये तो ही हमारा मीनिंग निकालने का प्रयास किया। अब देखेंगे हम कि शिक्षा के ऊपर विद्वानों ने क्या क्या परिभाषाएं दी हैं। इसमें हम 2 कैटेगरी मिलेंगे। कुछ विद्वान जो भारतीय हैं, भारतीय विद्वानों के विचारकों के अनुसार शिक्षा की परिभाषा क्या दी गई है, और पाश्चात्य विचारकों के द्वारा शिक्षा की परिभाषा क्या दी गई है। तो शिक्षा की कुछ विस्तृत परिभाषाएं हैं भारतीय शिक्षा शास्त्रियों द्वारा। भाई भारतीय एजुकेटर्स जो हुए हैं, शिक्षा शास्त्री हुए हैं, उन्होंने जो एजुकेनिस्ट हुए हैं उन्होंने क्या दिया है, शिक्षा को क्या बताया है। जिसमें हम विवेकानंद जी को लेते हैं। विवेकानंद जी ने शिक्षा के बारे में क्या कहा है? तो विवेकानंद जी ने कहा है कि मनुष्य में पहले से विद्यमान अध्ययनात्मक तत्व की पूर्णता ही शिक्षा है। वो कहता है कि मनुष्य के अंदर पहले से ही कुछ तत्व हैं, मौजूद हैं, इंटरनल फोर्स हैं। इनका अगर इनको पूर्णता प्रदान कर दी जाती है तो शिक्षा है। शिक्षा कोई नई चीज नहीं है, मनुष्य के अंदर ही कुछ चीजें हैं, बस उनका पूर्ण विकास किया जाता है शिक्षा के द्वारा। पहले से ही उसमें एबिलिटीज योग्यताएं हैं बालक के अंदर, बस उनको पूर्ण रूप प्रदान किया जाता है शिक्षा के द्वारा। तो पहले से मनुष्य में पहले से विद्यमान आध्यात्मक तत्व की, यानी आध्यात्मिक जो तत्व है, आध्यात्मिक तत्व की पूर्णता ही शिक्षा है। शिक्षा के द्वारा पूर्णता प्रदान की जाती है। महाकवि रविंद्रनाथ टैगोर के अनुसार, टैगोर जी क्या कहते हैं? देखिए, टैगोर जी कहते हैं शिक्षा मनुष्य के जीवन का समस्त विश्व के साथ संबंध स्थान है। यानी एक तरफ तो पूरा विश्व है, एक तरफ मनुष्य है। मनुष्य को उस विश्व के साथ संबंधित करने का काम कौन करती है? शिक्षा करती है। अगर शिक्षा नहीं दे पाओगे तो पूरे वर्ल्ड से मनुष्य कटा कटा रहेगा, उससे अपने आप को लिंक नहीं कर पाएगा, जोड़ नहीं पाएगा। ऐसा रविंद्रनाथ जी कहते हैं। आगे देखते हैं। डॉक्टर जाकिर हुसैन, ये जो भारत के राष्ट्रपति भी रहे हैं, ने शिक्षा को संपूर्ण जीवन का कार्य माना है। इन्होंने माना कि शिक्षा क्या है? संपूर्ण जीवन में किया जाने वाला काम है। यह जन्म से लेकर मृत्यु तक जारी रहती है। ध्यान रखना, जाकिर हुसैन जी ने माना कि शिक्षा जन्म से शुरू होती है और मृत्यु तक चलती है, जन्म से लेकर मृत्यु तक जारी रहती। श्री अरविंदो, जो कि एक बहुत बड़े क्रांतिकारी भी थे, अरविंद घोष जिसको कहा जाता है, श्री अरविंदो कहते हैं अंतर्निहित ज्योति की उपलब्धि के लिए शिक्षा विकासशील आत्मा की प्रेरणादायी शक्ति है। ये कहते हैं अंतर्निहित ज्योति की उपलब्धि के लिए शिक्षा विकासशील आत्मा की प्रेरणादायी शक्ति है। इन्होंने आत्मा की प्रेरणादायी शक्ति माना है, इंटरनल फोर्स माना है, सोल फोर्स माना है इसको अरविंदो ने। महात्मा गांधी ने कहा है कि शिक्षा से मेरा अभिप्राय बालक और मनुष्य के शरीर, मन तथा आत्मा के सर्वोत्तम गुणों को व्यक्त करना है। यानी मन, शरीर और आत्मा का विकास ही क्या है? शिक्षा है।
ऐसा महात्मा गांधी जी ने माना है। ये हुए कुछ भारतीय विचारकों की दृष्टिकोण में शिक्षा। अब देखते हैं बेटा, इसी में देखिए, ऋग्वेद के अनुसार शिक्षा मनुष्य को आत्मविश्वासी, यानी ऋग्वेद कहती है कि शिक्षा क्या करती है, सेल्फ कॉन्फिडेंस लाती है, मनुष्य को आत्मविश्वासी, स्वार्थहीन बनाती है। जैसे जैसे एजुकेशन व्यक्ति होता है वो सोसाइटी से, समाज से जुड़ता चला जाता है, उसमें परोपकार की भावना आ जाती है, उसे स्वार्थहीन बनाती है और आत्मविश्वासी बनाती है, ऐसा ऋग्वेद का मानना है अपने। हमारे उपनिषदों में क्या कहा है शिक्षा के लिए, शिक्षा अंतिम लक्ष्य निर्माण है। शिक्षा का अंतिम लक्ष्य निर्माण है, निर्माण यानी मोक्ष। शिक्षा का अंतिम उद्देश्य क्या है, लक्ष्य है निर्माण प्राप्त करना, ऐसा उपनिषद। कौटिल्य जो एक बहुत बड़े मनीषी हुए हैं, विद्वान हुए हैं, कौटिल्य जैसे चाणक्य कहा जाता है, शिक्षा का अर्थ देश के लिए प्रशिक्षण तथा राष्ट्र के लिए प्यार। अगर शिक्षा के द्वारा अगर किसी काम से राष्ट्र के प्रति प्रेम बढ़ता है और देश के लिए उन्हें प्रशिक्षण मिलता है, कुशलता लेके आती है, तो वह शिक्षा है, ऐसा कौटिल्य ने माना है। अब पाश्चात्य वेस्टर्न जो एजुकेनिस्ट हैं, थिंकर्स हैं, पाश्चात्य विचारकों के अनुसार परिभाषाएं, पेस्टालॉजी को लेते हैं, बहुत बड़े शिक्षा शास्त्री हैं पेस्टालॉजी। पेस्टालॉजी ने शिक्षा को मनोवैज्ञानिक आधार देने का प्रयास किया। अब यहाँ पढ़ेंगे, शिक्षा मनुष्य की आंतरिक शक्तियों का प्राकृतिक संतुलित प्रगतिशील विकास, यानी इन्होंने भी माना कि मनुष्य के अंदर कुछ अंतर्निहित शक्तियां होती हैं, आंतरिक शक्तियां होती हैं, और इन आंतरिक शक्तियों को हम प्राकृतिक संतुलित तथा प्रगतिशील विकास, इन आंतरिक शक्तियों का हमें विकास करना है, लेकिन संतुलित रूप में करना है, प्राकृतिक रूप में करना है, प्रगतिशील के रूप में करना है। अगर इन अंतर्निहित शक्तियों को हम प्रकृति के साथ जोड़ते हुए प्राकृतिक रूप से, संतुलित रूप से और प्रगतिशील रूप में अगर हम इनका विकास करते हैं तो वो शिक्षा है, ऐसा पेस्टालॉजी का। रॉवेल के अनुसार बीज में जो विद्यमान है उसे खोलना ही शिक्षा है। इन्हें हम देखते हैं कि बीज होता है, सीड्स होता है, अगर उस सीड्स को हम जैसे जमीन में बोते हैं उसमें से एक पेड़ निकलता है, ये सीड का क्या है, बीज का क्या है, विकास है। बीज में जो विद्यमान है उसे खोलना ही शिक्षा है। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा बच्चे अपनी वास्तविक योग्यताओं को बाह्य रूप से, वास्तविक योग्यताएं क्या है, जो उसकी आंतरिक योग्यताएं थी पहले से उसके अंदर मौजूद थी, आंतरिक या वास्तविक योग्यताओं को बाह्य रूप से प्रकट करना। अब वह अपनी आंतरिक योग्यताओं को प्रकट कर रहा है कि किसके द्वारा, बाह्य रूप में, शिक्षा के द्वारा प्रकट कर रहा है। तो जैसे कि एक बीज था, उसको हमने जैसे वातावरण दिया, जमीन में बोया, उसे पानी दिया, ये वातावरण हुआ, तो उसने अपनी अंतर्निहित योग्यता, कि बीज में पहले से ही ये योग्यता निहित थी कि पेड़ बन सकता है, बस उसे वातावरण देने की जरूरत थी। और ये वातावरण किसके द्वारा दिया जाता है, शिक्षा के द्वारा दिया जाता है। जॉन डीवी क्या कहते हैं, शिक्षा व्यक्ति की उन सभी योग्यताओं का विकास है, शिक्षा व्यक्ति की उन सभी योग्यताओं का विकास है जो उसे अपने वातावरण पर नियंत्रण तथा वे अपनी संभावनाओं को पूरा करने की योग्यता प्रदान। इन्हें शिक्षा के द्वारा वह वातावरण पर नियंत्रण करता है, वातावरण पर कंट्रोल करता है, ऐसा जॉन डीवी का मानना है। टीपी नन के अनुसार शिक्षा बच्चे के व्यक्तित्व का पूर्ण विकास है, व्यक्तित्व का पूर्ण विकास है, ताकि वह अपनी सर्वोत्तम योग्यता के अनुसार मानव जीवन में अपना मौलिक योगदान, और अपनी सर्वोत्तम योग्यता के अनुसार मौलिक योगदान मानव जीवन में दे सके, ऐसा टीपी साहब का मानना है। अब इसी प्रकार बेटा बोसिंग के अनुसार शिक्षा का कार्य मनुष्य का उसके वातावरण के साथ समायोजन। हाँ, बोसिंग साहब कहते हैं मनुष्य अपने एनवायरनमेंट के एडजस्टमेंट कर लेता है, वो शिक्षा के द्वारा करता है, जिससे व्यक्ति और समाज दोनों का स्थायी संतोष प्राप्त हो। इससे व्यक्ति को भी संतोष प्राप्त होता है और समाज को भी। रस्किन के अनुसार शिक्षा का अर्थ मनुष्य को यह सिखाना नहीं है जो उसे नहीं आता। ये नहीं सिखाना है कि उसको नहीं आता वो चीज सिखा दे, वो शिक्षा है। इसका अर्थ है उसे व्यवहार सिखाना जो वह नहीं।
अब तक वह व्यक्ति जो व्यवहार नहीं करता है, वह व्यवहार करना सिखाना ही शिक्षा है, ऐसा रस्किन साहब का मानना। अब आते हैं बेटा इस चैप्टर के अनुसार। सबसे पहले आपने शिक्षा का अर्थ समझा, फिर शिक्षा की परिभाषाएं भारतीय और पाश्चात्य विचारकों के अनुसार। अब चलेगा बेटा शिक्षा की विशेषताएं। शिक्षा की विशेषताएं, चलो एक जेम्स की परिभाषा और रहेगी। शिक्षा का कार्य संबंधित अर्जित आदतों का संगठन है जो व्यक्ति को भौतिक तथा सामाजिक वातावरण में है। यानी व्यक्ति को उस भौतिक और सामाजिक वातावरण उच्च स्थान किसके द्वारा दिया जाता है बेटा? शिक्षा के द्वारा दिया जाता है। अब लेते हैं बेटा अपन आगे बढ़ रहे हैं, तो अपना था शिक्षा की विशेषताएं। शिक्षा की विशेषताएं, शिक्षा की विशेषता हम एक एक के ऊपर बातचीत करेंगे। शिक्षा एक सामाजिक प्रक्रिया, शिक्षा एक क्या है? ब्रेक। शिक्षा एक सामाजिक प्रक्रिया है। तात्पर्य देखो, शिक्षा क्या है कि बालक है ना, समाज में रहता है। मनुष्य मूलतः क्या है? एक सामाजिक प्राणी है बेटा, समाज के बिना वो रह नहीं। और अब जैसे कि कुछ योग्यताएं बालक लेके पैदा होता है, जैसे कि हम देखें वोकल कॉर्ड्स होते हैं बेटा, जिसको हम ध्वनियों को उच्चारित करने का यंत्र, यानी गला, जिसको हम सरल भाषा में, हम देसी भाषा में कह सकते गला। गला बालक पैदा होता है तो लेकर पैदा होता है, यानी उसमें ध्वनियों को उच्चारित करने की योग्यता पहले से है, जन्मजात है, इसलिए तो ध्वनियां निकालता है, वोकल कॉर्ड्स होते हैं। लेकिन अब वह क्या बोलेगा, कौन सी भाषा बोलेगा, वह डिपेंड करेगा कि वो कैसे समाज में। मान लीजिए कोई मारवाड़ी समाज में बच्चा जन्म लिया है, तो उसे ध्वनियां उच्चारित करने का वोकल कॉर्ड्स उसके पास पहले से है। लेकिन उसके आसपास का जो समाज है कैसा है बेटा? मारवाड़ी है तो बेटा मारवाड़ी बोलेगा, भले कोई स्पेनिश है तो स्पेनिश बोलेगा, कोई इटालियन है तो इटली बोलेगा, मान लीजिए कोई बंगाली है तो बंगाली बोलेगा। इस प्रकार से वो कौन सी भाषा बोलेगा वो डिपेंड करेगा उसके आसपास किस प्रकार का समाज रहा है। इसलिए शिक्षा सदैव और सदैव कैसी होती है? सामाजिक क्रिया होती है। इसको हम लिख सकते हैं कि बालक समाज में रहता है, आज में सीखता है, अतः उसकी शिक्षा पर सामाजिक भाव स्पष्ट से पड़ता है। इस कारण शिक्षा एक सामाजिक सोशल प्रोसीजर होता है। आज में रह के सीखता है, इसलिए सामाजिक प्रक्रिया है बेटा। दूसरा लेते हैं, दूसरी विशेषता लेते हैं, शिक्षा की विशेषता। दूसरी विशेषता पे हम लेके चलेंगे तो शिक्षा एक निरंतर प्रक्रिया, शिक्षा एक निरंतर, निरंतर लगातार, निरंतर
प्रक्रिया है। इस प्रकार से निरंतर जब बालक जन्म लेता है तो वह पशु के समान ही होता है, क्योंकि उसे कोई व्यवहार करना नहीं आता है। उसे पता नहीं होता है कि मुझे भूख लगे तो मैं कैसे हूं। बच्चा क्या है, रोएगा। पशु भी ऐसे ही करता है। पशु का बच्चा भी क्या है, भूख लगता है रमाता है, करने लग जाता है। बच्चा भी ऐसे, लेकिन धीरे धीरे वो कुछ चीजें सीखता है, अनुकरण के द्वारा, आसपास के लोगों को देखकर। तो अब वो सीखना प्रारंभ कर रहा है, तो उसे शिक्षा प्राप्त होने लगी है। ध्यान रखना, शिक्षा के लिए कोई शिक्षक हो जरूरी नहीं है। बालक स्वयं भी सीखता है, अपने अनुभव से भी सीखता है। मैंने इस पहले ही टॉपिक में बताया कि मनुष्य समाज में रहता है और समाज के द्वारा सीखता है। सामाजिक प्रक्रिया थी। इसी प्रकार से अब बालक जन्म से लेकर मृत्यु तक कुछ ना कुछ सीखता रहता है। तो इसलिए बालक, मैं लिखता हूं, बालक जन्म से लेकर मृत्यु तक कुछ ना कुछ सीखता रहता है। अतः शिक्षा एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। इसलिए बेटा हमने इसको निरंतर कंटिन्यूस माना है। ऐसा प्रोसेस है जो लगातार चलता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। शिक्षा की तीसरी विशेषता में शिक्षा विकास की प्रक्रिया, इसे डेवलपमेंट के साथ भी जोड़ा है। और ये तो शुरुआत में आपको ध्यान हो कि मैंने टॉपिक शुरू किया था तब वहीं बताया था, शिक्षा विकास की प्रक्रिया। देखो, विकास की प्रक्रिया है। इससे क्या साबित हुआ बेटा, आप ये समझें, क्या साबित हुआ कि जब तक हमने एजुकेशन को एजुकेट नहीं होंगे, न तो हम अपनी सभ्यता का विकास कर पाएंगे, न संस्कृति का विकास कर पाएंगे। मैंने पिछली ही उसमें आपको बताया था बेटा कि मनुष्य के विकास को हम दो पक्षों में देखें। वैसे तो मनुष्य के विकास के बहुत से पक्ष हैं, मनुष्य के जीवन के बहुत से पक्ष हैं, और प्रत्येक जीवन के पक्ष का विकास होना चाहिए। पर मैं यहां दो चीजों का विकास लेके चलता हूं, शारीरिक विकास, और एक बेटा मैंने पहली शुरुआत में बताया था, सामाजिक और सांस्कृतिक विकास, सोशल एंड कल्चरल डेवलपमेंट, सामाजिक व सांस्कृतिक विकास। ये हम दो विकास लेके चल रहे हैं बेटा, सामाजिक व सांस्कृतिक। अब देखिए, शारीरिक विकास है ना बेटा, ये तो पशु पक्षियों का भी होता है। ये विकास तो पशु पक्षियों का भी होता है। पक्षियों का क्यों होता है? इसके लिए किसकी जरूरत पड़ती है? इसके लिए हमें एनर्जी की, भोजन की जरूरत। पशु पक्षियों को भी भोजन की जरूरत। अगर भोजन की पूर्ति हो गई तो बेटा हमारे शरीर का विकास हो जाता, इसलिए पशु पक्षियों के भी शरीर का विकास हो जाता। लेकिन सामाजिक व सांस्कृतिक विकास के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी? सामाजिक और सांस्कृतिक विकास के लिए बेटा जरूरत पड़ेगी आपको, देखिए, एजुकेशन की जरूरत, एजुकेशन की जरूरत पड़ेगी। इसलिए यह केवल मनुष्य में होता है, मनुष्य में होता है। सोशल एंड कल्चरल डेवलपमेंट केवल मनुष्य का होता है। क्यों होता है? इसके लिए किसकी जरूरत पड़ेगी? इसके लिए शिक्षा की आवश्यकता होती है, शिक्षा की
आवश्यकता होती है। शिक्षा की आवश्यकता होती है, और शिक्षा केवल किसको मिलती है? मनुष्य को मिलती है। और इस शिक्षा के द्वारा वो क्या करता है? अपने विवेक में, अपनी बुद्धि में, अपने ज्ञान में वृद्धि करता है। और अब उस ज्ञान के द्वारा, उस बुद्धि के द्वारा वो अपनी सभ्यता का निर्माण करता है, अपनी सभ्यता का निर्माण करता है। इससे क्या होगा? शिक्षा से बेटा उसके विवेक में, विवेक वह ज्ञान में वृद्धि होती है। ज्ञान में वृद्धि होती है शिक्षा के द्वारा, और इस विवेक और ज्ञान का उपयोग करके वो किसका निर्माण करेगा? सभ्यता, सभ्यता व संस्कृति का विकास करता है। सभ्यता और संस्कृति के ज्ञान की जरूरत पड़ेगी, और वो ज्ञान कहां से मिलेगा बेटा? शिक्षा के द्वारा मिलेगा। इसलिए मनुष्य पशुओं से भिन्न हो जाता है। तो शिक्षा एक विकास की प्रक्रिया है ना? आप ये देखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं बेटा, चौथा पॉइंट कि शिक्षा है क्या? शिक्षा एक गतिशील प्रक्रिया है। शिक्षा एक गतिशील प्रक्रिया है। गतिशील का अर्थ होता है डायनेमिक बेटा, जो स्थिर नहीं होती। यहां आपको यह समझना होगा कि मैंने कहा कि मनुष्य के पास अब जो नॉलेज है केवल उसका अर्जित किया हुआ नॉलेज नहीं है बेटा। हमारी पहले की पीढ़ियों ने हमें बहुत कुछ सिखाया है, वो अर्जित ज्ञान हमें ट्रांसफर किया है। हम जो ज्ञान अर्जित कर रहे हैं हम आने वाली पीढ़ियों को ट्रांसफर करें। तो शिक्षा ऐसा नहीं कि सामाजिक सदस्य के रूप में मनुष्य तो खत्म हो जाते हैं बेटा। जैसे आज मैं हूं आपके बीच में, कुछ समय बाद में मेरी डेथ हो जाएगी, लेकिन मैं आपको जो सिखा रहा हूं मेरा अर्जित ज्ञान आप तक ट्रांसफर हो गया है। फिर आप अपना पूरा जीवन जीकर चले जाएंगे, आपका ज्ञान अगली पीढ़ी को ट्रांसफर हो जाएगा। इस रूप में मनुष्य तो खत्म हो जाता है सामाजिक सदस्य के रूप में, लेकिन उसका ज्ञान आगे बढ़ता रहता है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि शिक्षा गतिशील प्रक्रिया। क्या है? गतिशील प्रक्रिया। तो ये कह सकते हैं मनुष्य अपने अर्जित ज्ञान, अनुभव व कौशल को अगली पीढ़ी को, नेक्स्ट जनरेशन, अगली पीढ़ी को हस्तांतरित करता रहता है। अतः शिक्षा एक गतिशील प्रक्रिया है, स्थिर नहीं है बेटा, होने वाली प्रक्रिया नहीं है। शिक्षा एक गतिशील प्रक्रिया है। इसी प्रकार से हम लेके चलते हैं बेटा पांचवा पॉइंट कि शिक्षा यानी दो ध्रुवीय प्रक्रिया है। बाइपोलर, टू पोलर प्रक्रिया माना है। और एस को मानने वाले एक शिक्षा शास्त्री हैं बेटा, शिक्षा शास्त्री हैं एडम्स। एडम्स एक शिक्षा शास्त्री हैं, उन्होंने शिक्षा की प्रक्रिया को दो ध्रुवीय प्रक्रिया माना है। और वो दो ध्रुव कौन से हैं? एक ध्रुव तो है बेटा शिक्षक, और एक ध्रुव बताया बेटा उसने विद्यार्थी या शिक्षार्थी या स्टूडेंट। विद्यार्थी बोल सकते हो, छात्र बोल सकते हो, शिक्षार्थी बोल। का एक शिक्षक है और एक शिक्षार्थी है।
एक सिखाने वाला है, एक सीखने वाला है। इनके बीच में क्या होती है, इंटरेक्शन होता है, इनके बीच में अंतःक्रिया होती है। शिक्षक और शिक्षार्थी के बीच में अंतरक्रिया होती है। शिक्षक पढ़ाता है, विद्यार्थी पढ़ता है। शिक्षक प्रश्न करता है, विद्यार्थी उत्तर देता है। इस प्रकार से इनके बीच में इंटरेक्शन होता है, अंतःक्रिया होती है, आदान प्रदान होता है, क्रिया प्रतिक्रिया होती है। शिक्षक क्रिया करता है तो विद्यार्थी प्रतिक्रिया करते हैं, विद्यार्थी क्रिया करते हैं, शिक्षक प्रतिक्रिया करता है। ठीक है ना। तो इस प्रकार से एडम्स ने माना है शिक्षा के दो ध्रुव होते हैं, शिक्षक व शिक्षार्थी, शिक्षक व शिक्षार्थी। इन दोनों के बीच क्रिया प्रतिक्रिया होती है, जिससे बालक सीखते। ये बेटा होगी दो ध्रुवीय माने। किसने माना? एडम्स ने माना। नेक्स्ट चलते हैं, इसे त्रिध्रुवीय भी मानेगा, त्रिमुखी या त्रिध्रुवीय। तो दो मुखीय बोल दो, इसे ध्रुवीय बोल दो, मुखीय बोल दो। अगर एडम्स ने शिक्षा को दो मुखीय माना, दो मुख माने शिक्षक और विद्यार्थी। अब आता है त्रिध्रुवीय या त्रिमुखीय। नेक्स्ट होता है शिक्षा एक त्रिमुखी या त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है। इसने एडम्स ने तो दो ध्रुव माने बेटा। अब आ जाते हैं एक जॉन डीवी, शिक्षा शास्त्री हुए जॉन डीवी, जॉन डीवी। जॉन डीवी ने क्या माना है कि दो मुख नहीं होते हैं, दो ध्रुव नहीं होते हैं, बल्कि तीन ध्रुव होते हैं। उसने इस प्रकार से एक त्रिभुज की तरह इसको समझाने का प्रयास किया। यहां उसने जैसे रख दिया शिक्षक को, है ना, शिक्षक को। एक उसने ले लिया बालक को, एक उसने बेटा ले लिया विषय वस्तु या वातावरण को। वातावरण बोल दो, चाहिए विषय वस्तु। कई जगह आपको विषय वस्तु मिल जाएगा, कई जगह वातावरण मिल, इसलिए घबराना नहीं। उसने कहा कि शिक्षक और बालक के बीच अंतःक्रिया होती है। ये बात तो बेटा एडम्स ने भी मानी थी, शिक्षक के बीच में और स्टूडेंट के बीच में क्रिया प्रतिक्रिया होती है। ये बात तो किसने मानी थी? एडम्स ने भी मानी थी। बस इसने ये कह दिया कि ये शिक्षक और विद्यार्थी है, शिक्षार्थी है, उसके बीच में जो इंटरेक्शन होगा, क्रिया प्रतिक्रिया होगी, वो किसको लेकर होगी? वातावरण को लेकर होगी, यानी किसी विषय वस्तु को लेकर ये इनके बीच में इंटरेक्शन होगा। बात भी सही है। आज जैसे मैं कोई टॉपिक लेके आया हूं, उस टॉपिक पे ऊपर आपके और मेरे बीच में बातचीत हो। तो जॉन डीवी ने दो ध्रुवीय नहीं माना, बल्कि शिक्षा को त्रिध्रुवीय माना है। अर्थात इसने क्या कर दिया बेटा कि जॉन डीवी का मानना है कि किसी विषय वस्तु को लेकर शिक्षक व शिक्षार्थी के मध्य अंतःक्रिया होती है। नेक्स्ट देखते हैं बेटा कि शिक्षा प्रशिक्षण का कार्य करती। पॉइंट हो गए थे अपने।
6। सातवीं विशेषता लेके आते हैं। सातवीं विशेषता है प्रशिक्षण का कार्य करती। शिक्षा किसका कार्य करती है? क्या प्रशिक्षण का कार्य करती। ये प्रशिक्षण का कार्य कैसे करती है बेटा? जैसे जैसे हम बालक को शिक्षा देते हैं उससे उसकी योग्यताओं का क्या होता है बेटा? योग्यताओं का विकास होता है। और ये योग्यताएं क्या करती हैं? ये योग्यताएं बेटा उसे समाज में उचित स्थान दिलवाती हैं। तो हम क्या करते हैं? बालक की योग्यताओं का विकास करते हैं। योग्यताओं का विकास करने के लिए हमें उसको ट्रेंड करना पड़ेगा। सीधे है, बालक को समाज में उचित स्थान मिले। देखो, बालक को समाज में उसकी योग्यता के अनुसार उचित स्थान मिले है। उचित स्थान मिल सके इसके लिए उसको ट्रेंड करना होगा, यानी कि प्रशिक्षण देना। उसको प्रशिक्षण देना होता है और प्रशिक्षण के लिए शिक्षा की व्यवस्था की जाती है। की व्यवस्था की जाती। इस प्रकार से शिक्षा किसका कार्य करती है? योग्यताओं को ट्रेंड करने का, योग्यताओं को विकसित करने का, प्रशिक्षण देने का कार्य करती है। नेक्स्ट चलते हैं बेटा। आठवीं विशेषता के रूप में हम लेके चलेंगे कि शिक्षा मार्गदर्शन प्रदान करती। शिक्षा गाइडेंस, मार्गदर्शन प्रदान करती। कि बालक के अंदर जो योग्यताएं हैं, योग्यताओं को बालक को समझ नहीं हो कि उन योग्यताओं के अनुरूप ही अगर वह किसी कार्य क्षेत्र में जाएगा तो अपना बेस्ट दे पाएगा, उसकी परफॉर्मेंस अच्छी होगी, वो अपना बेहतर कार्य कर पाएगा। लेकिन प्रॉब्लम ये होती कि बालक की योग्यताओं की पहचान किसको हो? सबसे पहले उसकी बालक की योग्यताओं की पहचान करता है शिक्षक। और जिस शिक्षक को चाइल्ड साइकोलॉजी की ज़्यादा नॉलेज होती है वो निश्चित तौर पे ज़्यादा उन बच्चों की योग्यताओं को समझ पाता है कि बालक में पोटेंशियल क्या है, और फिर वह उन्हें गाइड करता है, रास्ता दिखाता है कि तुझे इस क्षेत्र में जाना चाहिए, हाँ तू अपना बेस्ट दे। ध्यान रखना, यहाँ शिक्षक का रोल बहुत महत्वपूर्ण है। शिक्षक को पहले उस बालक की इंटरनल फोर्स को समझना होगा, उसके एबिलिटीज को समझना होगा, और वो समझने के ज्ञान शिक्षक को कौन प्रदान करेगी? अगर उसे चाइल्ड साइकोलॉजी का नॉलेज है तो वह बेहतर ढंग से समझ पाएगा। यहाँ शिक्षा मार्गदर्शन प्रदान करती है कि यानी सीधा कहेगा कि बालक की योग्यताओं, रुचियों, अभिरुचियों के आधार पर मार्गदर्शन प्रदान किया जाता है। जिस शिक्षक को बाल मनोविज्ञान, चाइल्ड साइकोलॉजी, बाल मनोविज्ञान
की अच्छी समझ है, वह अपने विद्यार्थियों को उचित गाइडेंस, मार्गदर्शन दान करता है। शिक्षा के द्वारा बेटा हमें गाइडेंस भी मिलता है। नेक्स्ट देखते हैं बेटा, शिक्षा के द्वारा ग्रोथ होती है। बेटा ये तो मैंने विकास के टॉपिक बता दिया था। शिक्षा के द्वारा अभिवृद्धि होती है, ग्रोथ। इतना ध्यान रखना, अभिवृद्धि और विकास में थोड़ा सा अंतर है। हम यहां थोड़ा सा मैं आपको समझा देता हूं, बाकी विकास में मैंने इस चीज को बता दिया था कि ग्रोथ होती है, अभिवृद्धि होती है। एक होता है बेटा विकास। विकास एक व्यापक शब्द है, अभिवृद्धि एक छोटा शब्द। अभिवृद्धि यानी शरीर में परिवर्तन, शरीर में परिवर्तन, शरीर के अंगों में जो परिवर्तन होता है वो अभिवृद्धि होता है। जैसे हाथ का बढ़ना, लंबाई का बढ़ना, मोटापा का आना, सब क्या हो गया, वजन का बढ़ना, ये सब आएगा शरीर में परिवर्तन। आकार में परिवर्तन, शेप में परिवर्तन, शरीर के अंगों की बनावट में परिवर्तन अभिवृद्धि कहलाएगा। और विकास में क्या होगा बेटा, शरीर में परिवर्तन के साथ साथ शरीर में परिवर्तन के साथ उसकी आंतरिक गुणों में, यानी मानसिकता में, मानसिक यानी कि उसकी बुद्धि में मानसिक विकास, मानसिक विकास, मानसिक परिवर्तन, विकास के लिए मानसिक परिवर्तन और मानसिक परिवर्तन के साथ उसकी सामाजिक परिवर्तन, सांस्कृतिक परिवर्तन, संवेगात्मक परिवर्तन, ये सारे परिवर्तन विकास के अंतर्गत आए। विकास एक व्यापक अवधारणा है, विकास एक बड़ी अवधारणा है। विकास में अभिवृद्धि भी शामिल होती है, और केवल शरीर का विकास होता है उसको हम विकास नहीं कहेंगे, उसको केवल हम विकास का एक पार्ट, विकास का एक हिस्सा, विकास का एक पार्ट कहेंगे, एक भाग कहेंगे, अभिवृद्धि। ना आपको समझ में आ गया होगा। इसको कहे कि शिक्षा के द्वारा अभिवृद्धि होती है, शरीर का भी विकास होता है शिक्षा के द्वारा। क्यों, व्यायाम की शिक्षा दी जाती है, खेल कूद करवाए जाते हैं। तो हम यह लिख सकते हैं, खेल कूद व्यायाम की शिक्षा द्वारा शारीरिक विकास यानी अभिवृद्धि को बढ़ावा दिया जाता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि एजुकेशन से ग्रोथ भी होती है, अभिवृद्धि भी होती है। नेक्स्ट देखते हैं बेटा, शिक्षा आधुनिक युग की मांग है। डिमांड है बेटा पढ़ना। शिक्षा आधुनिक युग की मांग है। मांग से तात्पर्य है बेटा आधुनिक युग किसका है, बताइए। आधुनिक युग है बेटा विज्ञान का। आधुनिक युग ज्ञान का है। हम
तर्क की कसौटी पे किसी चीज को कसकर देखते हैं। और इस विज्ञान का ज्ञान होगा हमें, इस विज्ञान का ज्ञान शिक्षा द्वारा ही प्राप्त हो। इसलिए अगर हम शिक्षित नहीं होंगे तो विज्ञान की जानकारी नहीं होगी, और विज्ञान की जानकारी नहीं होगी तो देश दुनिया में क्या चल रहा है हमें पता नहीं लगेगा। हम दुनिया से बहुत ज़्यादा पिछड़ जाएंगे, हमें समझ में नहीं आएगा, दुनिया बहुत आगे निकल जाएगी। इसलिए दुनिया के साथ हमारा तालमेल बैठाना है, तो ये नेसेसरी है कि हमें साइंस का नॉलेज होना चाहिए, और साइंस हमें पढ़ना पड़ेगा वह शिक्षा के द्वारा। बात तो पॉइंट था, ये था 10वां पॉइंट आपस में, इसको 10। अब नेक्स्ट चलते बेटा, इसी प्रकार से देखते हैं। तो ये आपका एक क्वेश्चन मुझे और करवाना था, लेकिन वो क्वेश्चन मैं आपका नहीं करवाऊंगा, थोड़ा सा ज़्यादा हो गया। आज अपने पहला दिन था, कल क्लास टाइम देंगे, आपको समझ में आएगा कि अगर ये क्वेश्चन लिया जाए, शिक्षा का अभिप्राय, शिक्षा का अर्थ क्या है, अर्थ समझाना है, फिर हो इसी में हमें समझाना है शिक्षा की परिभाषाएं, पाश्चात्य विचार और भारतीय विचार को, शिक्षा की विशेषताएं। अगर आपसे सीधा ही प्रश्न पूछे कि शिक्षा की विशेषताएं बताइए, तो आप डायरेक्ट शिक्षा की विशेषताएं समझा। प्रश्न आए शिक्षा का अर्थ बताइए और उसकी विशेषताएं बताइए, तो परिभाषाएं लिखने की। लेकिन प्रश्न आए शिक्षा का अभिप्राय क्या है और भारतीय और पाश्चात्य विचारकों के अनुसार शिक्षा की कौन परिभाषाएं दी गई हैं, तब आपको शिक्षा का अर्थ बताना है और भारतीय और पाश्चात्य विचारों शिक्षा की वहीं तक छोड़। इस प्रकार से साथियों की था ऐसे राइटिंग का, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आएगा। हैं कल।